विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यार का मतलब है कभी मुझे अफसोस है कहना न पड़े। एपिसोड 7। श्री एवं श्रीमती प्रतीप चटर्जी आपकी सुसंगति के सानिध्य का अनुरोध करते हैं रात्रि भोज पर। श्री चटर्जी के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शनिवार 6 मार्च 7 बजे चटर्जी हाउस, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, RSVP। तो शुभाश्री ने पूछा, क्या तुम्हें यह पूछने की भी जरूरत है? मैंने जवाब दिया। मैं उस समय दी स्टेट वर्सेस बंसल का सार तैयार करने में व्यस्त था, क्रिमिनल लॉ का एक अहम नजीर मामला। शुभाश्री निमंत्रण लहराकर मुझे परेशान कर रही थी। मुझे लगता है अब समय आ गया है शांतनु। किस बात का? तुम अच्छी तरह जानते हो किस बात का। क्या उन्हें यहाँ घुटनों के बल रेंग कर आना पड़ेगा? मैं काम करता रहा जबकि वह मुझे समझाती रही। शान, वह तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बकवास शुभाश्री, लिफाफे पर मेरी मां की लिखावट है। मुझे लगा तुमने कहा था तुमने देखा ही नहीं। वह लगभग चिल्लाई। ठीक है, मैंने पहले झलक देख ली थी, शायद ध्यान नहीं रहा। आखिर मैं डूबा हुआ था, इम्तिहान सिर पर थे। मुद्दा यह था कि उसे मुझे यूं तंग करना बंद करना चाहिए था। शान, सोचो। उसने कहा, अब स्वर विनती भरा था। 60 साल के हो रहे हैं। कौन जानता है जब तक तुम सुलह को तैयार हो वह रहें भी या नहीं। मैंने उसे साफ शब्दों में बता दिया, कोई सुलह कभी नहीं होगी और मुझे पढ़ने दे। वह चुपचाप बैठ गई, मेरे पैरों के पास हंसौक के कोने पर सिमटकर। आवाज नहीं की, पर मैं महसूस कर रहा था वह मुझे घूर रही है। मैंने नजर उठाई। कभी जब तुम्हें छोटा शांतनु परेशान करेगा। उसका नाम शांतनु नहीं होगा, याद रखना, मैंने झुंझलाकर कहा। वह शांत ही रही। सुनो शांतनु, इवन अगर हम उसका नाम बोजोद क्लाउन रखें, वह तुमसे नाराज होगा क्योंकि तुम बड़े कोलकाता के खिलाड़ी थे और जब तक वह प्रथम वर्ष का छात्र होगा तुम शायद सुप्रीम कोर्ट में होगे। मैंने कहा, हमारा बेटा मुझसे नाराज नहीं होगा। इतना यकीन कैसे? मेरे पास सबूत नहीं था, बस विश्वास था। फिर उसने अचानक कहा, तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं शांतनु, जैसे तुम बोझों से करोगे। लेकिन तुम चटर्जी लोग इतने अभिमानी और प्रतिस्पर्धी हो कि जिंदगी भर सोचते रहोगे कि तुम एक दूसरे से नफरत करते हो। अगर तुम न होती तो, मैंने व्यंग्य से कहा। हाँ, उसने शांत स्वर में कहा। मामला खत्म, मैंने कहा। घर का मुखिया जो था। मैं फिर किताब में डूब गया। वह उठी, फिर बोली, RSVP का क्या? मैंने कहा, एक रैडक्लिफ म्यूजिक मेजर बिना मदद के भी बढ़िया ना लिख सकती है। सुनो शांतनु, मैंने झूठ बोले होंगे, धोखा भी दिया होगा, पर मैंने कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, नहीं पहुंचा सकती। वह उस क्षण मुझे ही चोट पहुंचा रही थी। मैंने कहा, जैसा चाहो जवाब दे दो, बस संदेश यही हो कि हम नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो। वह फोन पर चली गई। नंबर क्या है? उसने धीमे से पूछा। मैंने बताया और फिर किताब में डूब गया। कोशिश की उसकी बात न सुनूं। ओह, गुड इवनिंग सर, मैंने उसे कहते सुना। क्या वह खुद फोन पर थे? वो तो हफ्ते में बॉम्बे रहते हैं, ऐसा मैंने इंडिया टाइम्स में पढ़ा था। इतना समय ना कहने में। शान, उसने माउथपीस ढक रखा था। क्या ना ही कहना जरूरी है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और हाथ से इशारा किया, जल्दी करो। मुझे बहुत अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है सर। हमें? मुझे इसमें क्यों घसीट रही है? शांतनु, वह जोर से फुसफुसाई। वह आहत है। क्या तुम अपने पिता को यूं लहूलुहान छोड़ दोगे? वह बहुत विचलित थी। शांतनु, बस एक शब्द कह दोगे? उन्हें? वो पागल हो गई थी क्या? जैसे हेलो ही। वह फोन मेरी ओर बढ़ा रही थी, रोने से खुद को रोकते हुए। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा। अब वह रो रही थी, बिना आवाज के। फिर उसने विनती की, मेरे लिए शांतनु, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज। हम 3 लोग थे, जैसे मेरे पिता भी वहीं हों, किसी चीज का इंतजार करते हुए। मैं नहीं कर सका। मैंने फर्श की ओर देखते हुए सिर हिलाया। तभी उसने धीमे, क्रोधित फुसफुसाहट में कहा, तुम एक निर्दयी कमीने हो। फिर फोन पर बोली, मिस्टर चटर्जी, शांतनु अपने ढंग से आपको बताना चाहते हैं। वह रुकी, सिसकते हुए। मैं स्तब्ध था। शांतनु आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसने तुरंत फोन रख दिया। अगले ही पल मैंने जो किया उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं। मैंने फोन उसके हाथ से छीना, सॉकेट से उखाड़ा और कमरे में फेंक दिया। धत्त तेरे की शुभाश्री, क्यों नहीं तुम मेरी जिंदगी से निकल जाती? मैं हाँफ रहा था, जैसे कोई जानवर बन गया हूं।
मैंने उसकी ओर देखा। वह जा चुकी थी पूरी तरह। सीढ़ियों की आहट तक नहीं सुनी। कोट और स्कार्फ भी वहीं थे। मैं उसे हर जगह ढूंढता फिरा। लॉ स्कूल लाइब्रेरी, हर्कनेस कॉमन्स, कैफेटेरिया, एगासिस हॉल, पेन हॉल के प्रैक्टिस रूम, मोजार्ट, बाक, ब्राह्म्स की धुनों के बीच मैं उसे तलाशता रहा। नहीं मिली। फिर कोलकाता स्क्वायर, कैफे, आर्किड, हर जगह। रात लगभग 1 बजे मैंने गुवाहाटी फोन मिलाया। हेलो पलाश। शांतनु, शुभाश्री ठीक है? मैंने कहा हां। उन्होंने पूछा वह वहां है? सो रही है। उन्होंने हमें रविवार आने को कहा। मैंने हां कह दिया। फोन रखकर मैं कोलकाता स्क्वायर में खड़ा रहा, खोया हुआ। घर लौटा धीरे। सीढ़ियों पर एक आकृति दिखी। सोचा भ्रम है, पर वह शुभाश्री थी। ऊपरी सीढ़ी पर बैठी। शुभाश्री। शान, मैं चाबी भूल गई। मैं नीचे खड़ा रहा, गिल्ट से भरा। शुभाश्री, मुझे माफ। रुको। उसने रोका, फिर धीरे कहा प्यार का मतलब है कभी सॉरी ना कहना पड़े। मैं उसके पास सीढ़ियां चढ़ाया। मुझे सोना है, ठीक? ठीक। हम ऊपर गए। कपड़े बदलते हुए उसने मुझे आश्वस्त नजरों से देखा। मैंने जो कहा वह सच था शांतनु। और बस इतना ही। यह जुलाई का महीना था जब वह पत्र आया। उस पत्र को दिल्ली से बालीगंज फॉरवर्ड किया गया था, इसलिए मेरा ख्याल है कि मुझे यह खबर 1-2 दिन देर से मिली। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा जहां शुभाश्री बच्चों को किकबॉल या कुछ वैसा ही खेल में संभाल रही थी और अपनी सबसे बेहतरीन बोगाट शैली में कहा, चलो। चलो, मैंने दोहराया, और इतनी स्पष्ट अधिकारपूर्ण आवाज में कि वह मेरे पीछे पीछे चलने लगी, जबकि मैं पानी की ओर बढ़ रहा था। क्या हो रहा है शांतनु? भगवान के लिए बताओगे प्लीज? मैं डग भरता हुआ घाट पर आगे बढ़ता गया। नाव पर आओ शुभाश्री, मैंने आदेश दिया, उस हाथ से इशारा करते हुए जिसमें पत्र था, जिसे उसने नोटिस तक नहीं किया। शांतनु, मुझे बच्चों का ध्यान रखना है। उसने विरोध किया, फिर भी आज्ञाकारी ढंग से नाव पर चढ़ गई। गॉड डैम इट शांतनु, बताओगे क्या हो रहा है? अब हम किनारे से कई 100 गज दूर थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कहा। क्या ये जमीन पर नहीं बता सकते थे? उसने चिल्लाकर कहा। नहीं, गॉड डैम इट, मैंने भी चिल्लाकर जवाब दिया। हम दोनों में से कोई गुस्से में नहीं था, बस हवा बहुत थी, इसलिए चिल्लाना पड़ रहा था। मैं तुम्हारे साथ अकेला होना चाहता था। देखो मेरे पास क्या है। मैंने लिफाफा उसकी ओर लहराया। उसने तुरंत लेटर हेड पहचान लिया। अरे, कोलकाता लॉ स्कूल, क्या तुम्हें निकाल दिया गया? फिर से अंदाजा लगाओ, तुम आशावादी चुड़ैल, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। उसने अनुमान लगाया। अब मुझे बताते हुए लगभग शर्मा रही थी। इतना नहीं, तीसरा। ओह, सिर्फ तीसरा? सुनो, इसका मतलब है कि मैं लॉ रिव्यू में आ गया हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। वह बस बिल्कुल बिना भाव के चेहरे के साथ बैठी रही। ओ गॉड, शुभाश्री, मैं लगभग मिन्नत करते हुए बोला, कुछ तो कहो। जब तक मैं नंबर 1 और 2 से न मिल लूं। उसने कहा। मैं उसे देखता रहा, उम्मीद करते हुए कि वह मुस्कान तोड़ देगी जिसे वह दबा रही थी। कम ऑन शुभाश्री, मैंने विनती की। मैं जा रही हूं, गुड बाय, उसने कहा और तुरंत पानी में कूद गई। मैं भी उसके पीछे कूद पड़ा और अगली ही चीज जो मुझे याद है, हम दोनों नाव के किनारे लटके हंस रहे थे। अरे, मैंने अपनी एक बहुत ही चतुर टिप्पणी में कहा, तुम मेरे लिए ओवरबोर्ड चली गई। ज्यादा घमंडी मत बनो। तीसरा अभी भी सिर्फ तीसरा होता है। सुनो तुम चुड़ैल, मैंने कहा। क्या तुम हरामी? उसने जवाब दिया। मैं तुम पर बहुत कर्जदार हूं, मैंने ईमानदारी से कहा। सही नहीं, हरामी बिल्कुल सही नहीं। सही नहीं? मैंने हैरानी से पूछा। तुम मुझ पर सब कुछ कर्जदार हो। उस रात हमने मंदारमणि के एक महंगे रेस्तरां में लॉबस्टर डिनर पर 23 रुपये उड़ा दिए। शुभाश्री अभी भी अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए थी, जब तक कि वह उन 2 सज्जनों को देख न ले जिन्हें उसके शब्दों में मुझे हराया था। जितना भी मूर्खतापूर्ण लगे, मैं उससे इतना प्यार करता था कि जैसे ही हम बालीगंज लौटे, मैं यह पता लगाने दौड़ पड़ा कि वे पहले 2 लोग कौन थे। मुझे राहत मिली यह जानकर कि टॉप पर रहने वाला रुद्रनील बनर्जी, किताबी कीड़ा, चश्माधारी, गैर खिलाड़ी किस्म का था, उसका टाइप नहीं, और नंबर 2 था बेला बंद्योपाध्याय, एक लड़की। यह सब मेरे हक में था, खासकर इसलिए कि बेला बंद्योपाध्याय काफी स्मार्ट दिखती थी, जितनी महिला लॉ स्टूडेंट्स दिखती हैं,
और मैं शुभाश्री को डिटेल्स बताकर थोड़ा चिढ़ा सकता था कि गैनेट हाउस लॉ रिव्यू बिल्डिंग में देर रात क्या क्या होता है। और सच में देर रातें होती थीं। मेरे लिए 2 या 3 बजे रात घर लौटना असामान्य नहीं था। मतलब 6 कोर्स, ऊपर से लॉ रिव्यू एडिटिंग, और यह तथ्य कि मैंने खुद एक लेख लिखा, लीगल असिस्टेंस फॉर द अर्बन पुअर, ए स्टडी ऑफ बोस्टन्स रॉक्सबरी डिस्ट्रिक्ट, शांतनु चटर्जी, HLR, मार्च 1966, पृष्ठ 861 से 908। अच्छा लेख, सचमुच अच्छा लेख। सीनियर एडिटर जोएल फ्लीशमैन बस यही दोहराते रहे। सच कहूं तो मैंने उनसे ज्यादा प्रभावशाली तारीफ की उम्मीद की थी, उस आदमी से जो अगले साल जस्टिस डगलस के लिए क्लर्क बनने वाला था। पर वह बस यही कहते रहे जब वे मेरा फाइनल ड्राफ्ट देख रहे थे। अरे, शुभाश्री ने तो इसे तीक्ष्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और बेहद अच्छी तरह लिखा हुआ कहा था। क्या फ्लीशमैन इतना भी नहीं कह सकते थे? फ्लीशमैन ने इसे अच्छा लेख कहा। शुभाश्री, हे भगवान, क्या मैं इतनी देर तक सिर्फ यह सुनने के लिए जागती रही? क्या उसने तुम्हारी रिसर्च, तुम्हारी स्टाइल कुछ भी नहीं कहा? नहीं शुभाश्री, बस अच्छा कहा। तो फिर इतनी देर क्यों लग गई? मैंने आंख मारी। मुझे बेला बंद्योपाध्याय के साथ कुछ काम देखना था, मैंने कहा। ओह, उसने कहा। मैं उसके लहजे को पढ़ नहीं पाया। क्या तुम जल रही हो? मैंने सीधे पूछा। नहीं, मेरी टांगें उससे कहीं बेहतर हैं। क्या वह ब्रीफ लिख सकती है? क्या वह लज्जानिया बना सकती है? हाँ, मैंने जवाब दिया। असल में वह आज रात गैनेट हाउस लज्जानिया लाई थी। सबने कहा वे तुम्हारी टांगों जितनी अच्छी थीं। शुभाश्री ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है। इस पर क्या कहती हो? क्या बेला बंद्योपाध्याय तुम्हारा किराया देती है? धत, मैंने कहा। मैं कभी जीतते जीतते रुक क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रेप्पी, मेरी प्यारी पत्नी बोली। तुम कभी आगे होते ही नहीं। हम उसी क्रम में समाप्त हुए। मेरा मतलब है, रुद्रनील, बेला और मैं, हम लॉ स्कूल की ग्रेजुएटिंग क्लास के टॉप 3 थे। विजय का समय आ पहुंचा था। जॉब इंटरव्यू, ऑनफर, मनुहारें, चिकनी चुपड़ी बातें। जिधर भी मैं मुड़ता कोई न कोई झंडा लहराता दिखता जिस पर लिखा होता, हमारे लिए काम करो चटर्जी। लेकिन मैंने सिर्फ हरे झंडों का पीछा किया। मेरा मतलब, मैं पूरी तरह घटिया नहीं था, लेकिन मैंने प्रतिष्ठा वाले विकल्प जैसे किसी जज के यहां क्लर्क बनना और पब्लिक सर्विस वाले विकल्प जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सबको छोड़कर एक ऐसे लाभदायक काम को चुना जो हमारे शब्दकोश से उधार मांगना जैसा गंदा शब्द हमेशा के लिए हटा दे। हालांकि मैं तीसरे स्थान पर था, फिर भी बेहतरीन कानूनी पदों के लिए प्रतिस्पर्धा में मुझे एक अनमोल बढ़त हासिल थी। टॉप 10 में मैं अकेला ऐसा था जो यहूदी नहीं था, और जो कोई कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वह बकवास कर रहा है। अरे, दर्जनों फर्म ऐसी हैं जो किसी WASP के सिर्फ बार पास कर लेने भर पर उसकी खुशामद करने लगे। जरा मेरा ही मामला देखिए, लॉ रिव्यू, ऑन लाइवी, कोलकाता और भी बहुत कुछ। भीड़ की भीड़ मेरे नाम और डिग्री को अपने लेटर हेड पर छापने को उतावली थी। मैं खुद को किसी बोनस बेबी जैसा महसूस कर रहा था और मुझे उसका हर मिनट अच्छा लग रहा था। बॉम्बे की एक फर्म से एक खास तौर पर दिलचस्प ऑफर आया। वहां के रिक्रूटर मिस्टर टी क्यों मुकदमे का जोखिम लिया जाए, बार बार मुझसे कहते रहे, चटर्जी बेबी, हमारे इलाके में तो यह हमें हर समय मिलता है, दिन रात। मेरा मतलब, हम तो इसे दफ्तर तक मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें दिल्ली में दिलचस्पी थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठीक जानना चाहता था कि मिस्टर ओटोन किस चीज की बात कर रहे थे। शुभाश्री और मैंने काफी जंगली कल्पनाएं की, लेकिन कोलकाता के हिसाब से वे शायद उतनी जंगली भी नहीं थीं। आखिरकार मुझे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहना पड़ा कि मुझे वह चीज बिल्कुल पसंद ही नहीं। वे बहुत निराश हो गए। दरअसल हमने ईस्ट में ही रहने का मन बना लिया था। जैसा हुआ, हमारे पास कोलकाता, सिलीगुड़ी और लखनऊ से दर्जनों शानदार ऑफर थे। एक समय शुभाश्री को लगा दिल्ली अच्छा रहेगा, और इस तरह अपनी पत्नी की सहमति से मैंने आखिरकार जोन्स एंड मार्श नाम की फर्म का ऑफर स्वीकार कर लिया। एक प्रतिष्ठित दफ्तर, मार्श पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके थे, जो सिविल लिबर्टीज के मामलों की ओर उन्मुख था। तुम भलाई भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो, शुभाश्री ने कहा। और सच कहूं तो
उन्होंने मुझे काफी प्रभावित किया। बूढ़े मिस्टर जोनस खुद कोलकाता आए, हमें मोकाम्बो रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गए और अगले दिन शुभाश्री को फूल भेजे। शुभाश्री पूरे हफ्ते एक जिंगल गुनगुनाती फिरती रही। जोन्स, मार्श एंड चटर्जी, मैंने उससे कहा। इतनी जल्दी नहीं। तो उसने मुझे भाड़ में जाने को कहा, क्योंकि मैं भी शायद मन ही मन वहीं धुन गा रहा था। यह बताने की जरूरत नहीं कि वह सही थी। हां, यह जरूर बता दूं, जोनस एंड मार्श ने शांतनु चटर्जी को 85,000 रुपये का वेतन दिया, जो हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास में किसी को मिला सबसे ऊंचा वेतन था। तो देखिए, मैं सिर्फ अकादमिक रूप से ही तीसरे स्थान पर था। पता परिवर्तन 1 जुलाई 1967 से श्री एवं श्रीमती शांतनु चटर्जी E19, ग्रेटर कैलाश, भाग 1, नई दिल्ली 110048, भारत। ये तो बहुत नवधनाढ़ नुवोरीश लगता है, शुभाश्री ने शिकायत की। लेकिन हम हैं भी तो नवधनाढ़, मैंने जोर देकर कहा। मेरी समग्र उल्लासपूर्ण विजय भावना में जो बात और इजाफा कर रही थी वह यह थी कि मेरी कार की मासिक किश्त लगभग उतनी ही थी जितना हम बालीगंज में अपने पूरे अपार्टमेंट का किराया देते थे। जोन्स एंड मार्श दफ्तर तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। चलना या अकड़ कर चलना, मुझे दूसरा अंदाज ज्यादा पसंद था। और उतनी ही दूरी पर दिद सिल्क रूम जैसी शानदार दुकानें भी थीं, जहां मैं जिद करके अपनी पत्नी उस शैतान को तुरंत खाते खुलवाने और खर्च शुरू करने को कहता था। क्यों शांतनु? क्योंकि धत्त तेरे की शुभाश्री, मैं चाहता हूं कि लोग मेरा फायदा उठाएं। मैंने दिल्ली बैरिस्टर एसोसिएशन क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां मेरा प्रस्तावक था रेमंड राहुल 64, जो हाल ही में नागरिक जीवन में लौटा था। वियतनाम में सचमुच कुछ वियतकांग पर गोली चलाकर पक्का नहीं था कि वे वीसी ही थे। मुझे झाड़ियों में आवाजें सुनाई दी तो मैंने गोली चला दी। रेमंड और मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार स्क्वैश खेलते और मैंने मन ही मन नोट कर लिया था कि 3 साल में क्लब चैंपियन बनना है, चाहे इसलिए कि मैं फिर से कोलकाता के दायरे में आ गया था या इसलिए कि लॉ स्कूल में मेरी सफलताओं की चर्चा फैल चुकी थी। मैंने तनख्वाह की डींग नहीं मारी थी। सच, मेरे दोस्तों ने मुझे फिर से खोज निकाला। हम गर्मियों के चरम पर वहां आकर बसे थे। मुझे अखिल भारतीय बार परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स करना था और पहले ही निमंत्रण वीकेंड पार्टियों के आने लगे। भाड़ में जाई सब शांतनु। मैं 2 दिन बेकार के प्रेपियों के साथ बकवास में बर्बाद नहीं करना चाहती। ठीक है शुभाश्री, लेकिन उन्हें क्या कहूं? बस कह दो मैं प्रेग्नेंट हूं शांतनु। क्या तुम हो? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन अगर हम इस वीकेंड घर पर रहे तो हो सकती हूं। हमने नाम भी पहले से सोच रखा था। मतलब मैंने सोचा था और आखिरकार शुभाश्री को भी मानने पर मजबूर कर दिया। सुनो, हंसोगी तो नहीं? मैंने विषय छेड़ते हुए कहा। वह उस समय रसोई में थी, पीले रंग से सजी हुई, यहां तक कि डिशवॉशर भी था। क्या? उसने टमाटर काटते हुए पूछा। मुझे बोझो नाम से बहुत लगाव हो गया है, मैंने कहा। तुम सच में बोल रहे हो? हाँ, सच में पसंद है मुझे। तुम हमारे बच्चे का नाम बोझो रखोगे? हाँ, सच में। ईमानदारी से शुभाश्री, यह एक सुपर जॉक का नाम है। बोझो चटर्जी, उसने आजमाकर कहा। सच में वह एक जबरदस्त पहलवान होगा, मैं बोलता गया, खुद को और यकीन दिलाते हुए। बोझो चटर्जी कोलकाता का विशाल RIV टैकल। हाँ, लेकिन शांतनु, मान लो, बस मान लो, बच्चा तालमेल वाला ही ना निकला तो? असंभव शुभाश्री, जीन बहुत अच्छे हैं, सच में। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा था। यह पूरा बोझो मामला मेरे लिए एक दिन का सपना बन गया था, जब मैं अकड़कर दफ्तर जाता था। मैंने यह बात डिनर पर भी छेड़ी। हमने शानदार डेनिश क्रॉकरी खरीदी थी। बोझो बहुत तालमेल वाला पहलवान होगा, मैंने कहा। अगर उसके हाथ तुम्हारे जैसे हुए तो हम उसे बैकफील्ड में डाल सकते हैं। वह बस मुस्कुरा रही थी, शायद मेरी कल्पना को तोड़ने के लिए कोई तीखी टिप्पणी खोज रही थी। पर कोई जोरदार बात न सूझी तो उसने केक काटा और मुझे एक टुकड़ा दे दिया और मेरी बात सुनती रही। सोचो शुभाश्री, मैं मुंह भरे हुए ही बोलता रहा। 240 पाउंड की ताकतवर नफासत। 240 पाउंड? हमारे जीन में ऐसा कुछ नहीं है शांतनु। हम उसे खिलाकर बड़ा करेंगे, शुभाश्री
हाई प्रोटीन, न्यूट्रामेंट, पूरा डाइट सप्लीमेंट प्रोग्राम। अच्छा, और अगर वह खाए ही नहीं तो? वह खाएगा धत्त तेरे की, मैंने कहा, अब उस काल्पनिक बच्चे पर झुंझलाते हुए जो जल्द ही हमारी मेज पर बैठकर मेरे एथलेटिक सपनों में सहयोग नहीं करेगा। वह खाएगा, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। इस पर शुभाश्री ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अगर उसका वजन 240 हुआ तो तुम नहीं तोड़ पाओगे? ओह, मैंने कहा, एक पल को चुप पड़कर, फिर संभलते हुए। लेकिन वह तुरंत 240 का तो नहीं होगा। हाँ हाँ। शुभाश्री ने अब मुझे चेतावनी भरा चम्मच दिखाते हुए कहा। लेकिन जब होगा, प्रेप्पी, भागना शुरू कर देना। और वह जोर से हंस पड़ी। यह सचमुच मजेदार है, लेकिन जब वह हंस रही थी, मुझे एक दृश्य दिखा। डायपर पहने 240 पाउंड का बच्चा सेंट्रल पार्क में मेरे पीछे भाग रहा है और चिल्ला रहा है, मेरी मां से अच्छे से पेश आओ, प्रेप्पी। ओ गॉड, उम्मीद है शुभाश्री बोझों को मुझे तबाह करने से रोक लेगी। इतना आसान नहीं होता एक बच्चा पैदा करना। मेरा मतलब है, इसमें एक तरह की विडंबना होती है। जब लड़के अपनी यौन जीवन की शुरुआती वर्षों में लड़कियों को गर्भवती होने से बचाने की चिंता में डूबे रहते हैं, फिर अचानक अपनी सोच उलट देते हैं और गर्भधारण के प्रति, न कि उसके विरुद्ध, आसक्त हो जाते हैं। हाँ, यह एक जुनून बन सकता है और यह एक सुखी वैवाहिक जीवन के सबसे गौरवशाली पक्ष को उसकी स्वाभाविकता और सहजता से वंचित कर सकता है। मेरा मतलब है, अपने विचारों को प्रोग्राम करना दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। प्रोग्राम, यह मशीन का आभास देता है। प्रेम क्रिया के बारे में अपनी सोच को नियमों, कैलेंडरों, रणनीतियों के अनुसार ढालना। क्या कल सुबह बेहतर नहीं होगा, शान? यह असहजता, घृणा और अंततः आतंक का स्रोत बन सकता है, क्योंकि जब आपको दिखने लगता है कि आपका सामान्य ज्ञान और, आप मानते हैं, स्वस्थ प्रयास भी वृद्धि और विस्तार के मामले में सफल नहीं हो रहे, तो यह आपके मन में सबसे भयानक विचार ला सकता है। मुझे यकीन है शांतनु कि बांझपन का पुरुषत्व से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह डॉक्टर मॉर्टिमर शेपर्ड ने मुझसे हमारी पहली बातचीत में कहा, जब शुभाश्री और मैंने आखिरकार तय किया कि हमें स्पेशलिस्ट सलाह की जरूरत है। यह समझता है डॉक्टर? शुभाश्री ने मेरी ओर से कहा, बिना मेरे कभी जिक्र किए, यह जानते हुए कि बांझ होने की, संभवतः बांझ होने की कल्पना मेरे लिए कितनी विनाशकारी थी। क्या उसकी आवाज में यह संकेत नहीं था कि यदि कोई कमी निकले तो काश वह उसी में हो? लेकिन डॉक्टर तो बस हमें सब कुछ साफ साफ बता रहे थे, सबसे बुरा पहले कहकर, फिर यह जोड़ते हुए कि अभी भी पूरी संभावना है कि हम दोनों ठीक हों और जल्द ही गर्वित माता पिता बने। लेकिन बेशक हम दोनों को जांचों की एक पूरी श्रृंखला से गुजरना था, पूर्ण शारीरिक परीक्षण, सब कुछ। मैं इस तरह की गहन जांच के अप्रिय विवरण दोहराना नहीं चाहता। हमने सोमवार को टेस्ट कराए, शुभाश्री ने दिन में और मैंने दफ्तर के बाद। मैं कानूनी दुनिया में बुरी तरह डूबा हुआ था। उस शुक्रवार डॉक्टर शेपर्ड ने शुभाश्री को फिर बुलाया, कहते हुए कि उनकी नर्स से गड़बड़ हो गई थी और कुछ चीजें फिर से जांचनी थीं। जब शुभाश्री ने मुझे इस दोबारा बुलावे के बारे में बताया तो मुझे शक होने लगा कि शायद उन्होंने कमी उसी में पाई है। मुझे लगता है उसे भी यही शक था। नर्स की गड़बड़ी वाला बहाना काफी घिसा पिटा होता है। जब डॉक्टर शेपर्ड ने मुझे जोन्स एंड मार्श में फोन किया तो मैं लगभग निश्चित था। क्या मैं घर जाते हुए उनके दफ्तर आ सकता हूं? जब मैंने सुना कि यह 3 लोगों की बातचीत नहीं होगी, मैं आज पहले मिसेस चटर्जी से मिल चुका हूं, तो मेरे संदेह पक्के हो गए। शुभाश्री बच्चे पैदा नहीं कर सकती। हालांकि इसे अंतिम रूप में मत सोचो शांतनु, शेपर्ड ने सुधारात्मक सर्जरी जैसी बातों का जिक्र किया था, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था और 5 बजे तक इंतजार करना मूर्खता होती। मैंने शेपर्ड को वापस फोन किया और पूछा, क्या वह मुझे दोपहर में ही देख सकते हैं? उन्होंने हां कहा। क्या आपको पता है गलती किसकी है? मैंने बिना घुमाए पूछा। मैं गलती शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा शांतनु, उन्होंने कहा। ठीक है, तो क्या आपको पता है हम में से कौन खराब है? हां, शुभाश्री।
मैं लगभग इसके लिए तैयार था, लेकिन जिस अंतिमता से डॉक्टर ने यह कहा उसने मुझे फिर भी झकझोर दिया। वह आगे कुछ नहीं बोले तो मुझे लगा शायद वह मुझसे कोई प्रतिक्रिया चाहते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे गोद ले लेंगे। मेरा मतलब, जरूरी तो यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? और तब उन्होंने बताया, शांतनु, समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। शुभाश्री बहुत बीमार है। बहुत बीमार से आपका मतलब? वह मर रही है। यह असंभव है, मैंने कहा, और मैं इंतजार करता रहा कि डॉक्टर कहें यह सब एक भयानक मजाक है। वह सचमुच मर रही है शांतनु, उन्होंने कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे यह बताना पड़ रहा है। मैं अड़ा रहा कि उनसे कोई गलती हुई है। शायद उनकी वही मूर्ख नर्स फिर गड़बड़ कर गई और गलत एक्सरे दे दिए। उन्होंने पूरी करुणा के साथ कहा कि शुभाश्री का ब्लड टेस्ट 3 बार दोहराया गया है। निदान में कोई संदेह नहीं। वह हमें, मुझे, शुभाश्री को एक हीमेटोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। दरअसल वह सुझाव भी दे सकते थे। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझे 1 मिनट की चुप्पी चाहिए थी, सिर्फ चुप्पी, ताकि सब भीतर उतर सके। फिर मेरे मन में एक विचार आया। आपने शुभाश्री को क्या बताया डॉक्टर? कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। उसने मान लिया? मुझे लगता है हमें उसे कब बताना होगा। इस समय यह तुम पर निर्भर है, मुझ पर निर्भर। हे भगवान, इस वक्त तो मुझे सांस लेने की भी ताकत नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने समझाया कि शुभाश्री के ल्यूकेमिया के जिस रूप का इलाज उपलब्ध है वह सिर्फ पैलिएटिव है। दर्द कम कर सकता है, शायद गति धीमी कर दे, लेकिन बीमारी पलट नहीं सकता। तो फिलहाल निर्णय मेरा था। कुछ समय तक इलाज रोका भी जा सकता था, लेकिन उस क्षण मैं सिर्फ यही सोच पा रहा था कि यह पूरी चीज कितनी विभत्स, कितनी अश्लील है। वह सिर्फ 24 साल की है, मैंने डॉक्टर से कहा, शायद चिल्लाकर। उन्होंने धैर्य से सिर हिलाया। उन्हें उसकी उम्र पता थी, और यह भी कि मेरे लिए यह कितना असहनीय था। आखिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके दफ्तर में हमेशा नहीं बैठा रह सकता। तो मैंने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, जितना संभव हो उतने समय तक सामान्य व्यवहार करो। मैंने उनका धन्यवाद किया और चला आया। सामान्य सामान्य, मैं भगवान के बारे में सोचने लगा। मेरा मतलब है, कहीं न कहीं किसी सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व का विचार मेरे निजी विचारों में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा। इसलिए नहीं कि मैं उसके मुंह पर प्रहार करना चाहता था। जो वह मेरे साथ, शुभाश्री के साथ करने वाला था, उसके लिए उसे मुक्का मारना चाहता था। नहीं, मेरे धार्मिक विचार तो बिल्कुल उलटे थे। जैसे जब मैं सुबह उठता और शुभाश्री वहीं होती, अभी भी वहीं। मुझे अफसोस है, शर्म भी आती है, लेकिन मैं चाहता था कि कोई भगवान हो जिसे मैं धन्यवाद कह सकूं। धन्यवाद कि मुझे जाग कर शुभाश्री को देखने दिया। मैं हर हाल में सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे नाश्ता बनाने दिया वगैरह। आज राहुल से मिल रहे हो? उसने पूछा, जब मैं स्पेशल केक का दूसरा कटोरा खा रहा था। कौन? मैंने पूछा। राहुल डे, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, मुझसे पहले तुम्हारा रूममेट। हाँ, हमें स्क्वैश खेलना था, सोच रहा हूं कैंसिल कर दूं। बकवास। क्या शुभाश्री? स्क्वैश गेम कैंसिल मत करो प्रेपी। मुझे ढीला ढाला पति नहीं चाहिए, डैम इट। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन आज डिनर डाउनटाउन करेंगे। क्यों? मतलब क्यों क्या? मैं चिल्लाया, अपनी नकली झुंझलाहट जुटाने की कोशिश करते हुए। क्या मैं अपनी बीवी को डिनर पर नहीं ले जा सकता अगर मेरा मन हो? वो कौन है चटर्जी? उसका नाम क्या है? क्या? सुनो, जब पति हफ्ते के बीच में बीवी को डिनर पर ले जाने लगे तो समझो किसी और के साथ सो रहा है। सुभाश्री, मैं गर्जा, इस बार सचमुच आहत होकर। मेरी ब्रेकफास्ट टेबल पर इस तरह की बात नहीं होगी। तो फिर शाम को मेरी डिनर टेबल पर समय से आ जाना, ठीक? ठीक। और मैंने उस भगवान से, जो भी हो जहां भी हो, कहा कि मैं खुशी खुशी यथास्थिति स्वीकार कर लूंगा। मुझे यह पीड़ा मंजूर है सर, मुझे यह जानना मंजूर है, बस शुभाश्री को मत बताइए। सुना आपने प्रभु, कीमत आप तय कीजिए। शांतनु जी, मिस्टर जोनस, उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था। क्या तुम बंसल मामले से परिचित हो? उन्होंने पूछा। बिल्कुल था। लाइफ मैगजीन के फोटोग्राफर अमित कुमार बंसल को जयपुर पुलिस ने बुरी तरह पीटा था।
जब वह दंगे की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। जोनस इसे फर्म के प्रमुख मामलों में से एक मानते थे। जानता हूं सर, पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा, मैंने हल्के अंदाज में कहा। हाँ, मैं चाहता हूं तुम इसे संभालो शांतनु, उन्होंने कहा। मैं खुद? मैंने पूछा। तुम अपने साथ किसी जूनियर को ले जा सकते हो, उन्होंने जवाब दिया। जूनियर? दफ्तर में सबसे जूनियर तो मैं ही था, लेकिन मैं उनका संदेश समझ गया। शांतनु, उम्र भले कम हो, लेकिन तुम अब इस दफ्तर के वरिष्ठों में हो, हमारे अपने लोगों में। धन्यवाद सर, मैंने कहा। कितनी जल्दी जयपुर जा सकते हो, उन्होंने पूछा। मैंने तय कर लिया था कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा बोझ खुद उठाऊंगा, इसलिए मैंने उन्हें कोई बहाना बना दिया। याद भी नहीं क्या कि अभी दिल्ली छोड़ना संभव नहीं है सर। उम्मीद है आप समझेंगे। लेकिन मैं जानता हूं वह निराश हुए थे, उनके उस महत्वपूर्ण इशारे पर मेरी प्रतिक्रिया से। ओह गॉड मिस्टर जोनस, जब आपको असली वजह पता चलेगी। विरोधाभास। शांतनु चटर्जी दफ्तर से पहले निकल रहा है, फिर भी घर की ओर धीरे चल रहा है। इसे कैसे समझाएंगे? मैंने 5th एवेन्यू पर विंडो शॉपिंग की आदत डाल ली थी, उन शानदार बेवकूफी भरी महंगी चीजों को देखते हुए जो मैं सुभाश्री के लिए खरीदता, अगर मुझे सामान्य होने का वह झूठ बनाए न रखना होता। हां, मैं घर जाने से डरता था, क्योंकि अब कई हफ्तों बाद उसका वजन कम होने लगा था। थोड़ा ही सही, शायद उसे खुद पता भी न हो, लेकिन मुझे पता था। मैं एयरलाइन विंडो शॉप करता, ब्राजील, कैरिबियन, हवाई, सबसे दूर चलिए, धूप में उड़ चलिए। उस दोपहर TWA ऑफ सीजन यूरोप बेच रहा था, लंदन शॉपर्स के लिए, पेरिस प्रेमियों के लिए। मेरी स्कॉलरशिप का क्या, पेरिस का क्या, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा? हमारी शादी का क्या? शादी की बात किसने की? मैंने, अभी कर रहा हूं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हां, क्यों? मैं इतना अच्छा क्रेडिट रिस्क था कि मेरे पास पहले से डाइनर्स क्लब कार्ड था। बस डॉटेड लाइन पर साइन, और मैं 2 टिकटों, वो भी फर्स्ट क्लास, का गर्वित मालिक था सिटी ऑफ लवर्स के लिए। जब मैं घर पहुंचा, शुभाश्री कुछ पीली और धूसर लग रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी मेरे शानदार आइडिया से उसके गालों में रंग आ जाएगा। अंदाजा लगाओ मिसेस चटर्जी, मैंने कहा। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी आशावादी पत्नी ने अनुमान लगाया। नहीं, जोश में आ गया, मैंने कहा, और टिकट निकाल लिए। ऊपर ऊपर और दूर, कल रात पेरिस। बकवास शांतनु, उसने कहा, लेकिन धीमे, अपने सामान्य नकली आक्रामक अंदाज के बिना। उस क्षण यह एक तरह का स्नेह था। बकवास शांतनु। जरा बकवास की परिभाषा दोगी? सुनो शान, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या? मुझे पेरिस नहीं चाहिए, मुझे पेरिस की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो तो तुम्हें मिला हुआ है बेबी, मैंने झूठी खुशी से टोका। और मुझे समय चाहिए, जो तुम मुझे नहीं दे सकते। अब मैंने उसकी आंखों में देखा, वे अवर्णनीय रूप से उदास थीं, लेकिन उस तरह उदास जिसे सिर्फ मैं समझ सकता था। वे कह रही थीं, उसे मेरे लिए अफसोस है। हम चुपचाप एक दूसरे को थामे खड़े रहे। काश अगर हम में से कोई रोए तो दोनों रोए, लेकिन बेहतर कोई भी न रोए। फिर शुभाश्री ने बताया, वह बहुत घटिया महसूस कर रही थी, और फिर डॉक्टर शेपर्ड के पास गई, सलाह के लिए नहीं, सामना करने। मुझे बताइए, मुझे क्या हुआ है? डैम इट। और उन्होंने बता दिया। मुझे अजीब सा अपराध बोध हुआ कि यह बात मैंने उसे नहीं बताई। उसने यह भांप लिया और जानबूझकर एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का है, शान। कौन शुभाश्री? डॉक्टर संदीप घोष, हीमेटोलॉजिस्ट। पूरा का पूरा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का, कॉलेज भी वहीं, मेडिकल स्कूल भी। ओह, मैंने कहा, समझते हुए कि वह इस भयावह माहौल में हल्कापन लाने की कोशिश कर रही है। कम से कम पढ़ लिख तो सकता है, मैंने पूछा। ये तो देखना बाकी है। मिसेस शांतनु चटर्जी रेडक्लिफ मुस्कुराईं। लेकिन बोल सकता है, और मुझे बात करनी थी। ठीक है, तो उस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर के लिए, मैंने कहा। ठीक है, अब कम से कम मुझे घर जाने से डर नहीं लगता था। मुझे सामान्य व्यवहार करने का भय नहीं था। हम फिर से सब कुछ साझा कर रहे थे, भले ही वह यह भयानक सच ही क्यों न हो कि हमारे साथ बिताए हर दिन गिने चुने थे।
कुछ बातें थीं जिन पर हमें चर्चा करनी थी, ऐसी बातें जो आम तौर पर 24 साल के दंपति नहीं करते। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ कि तुम मजबूत रहोगे, ओ हॉकी जॉक। मैं रहूंगा, मैंने जवाब दिया, यह सोचते हुए कि क्या हमेशा सब समझ लेने वाली शुभाश्री यह जान पा रही है कि महान हॉकी जॉक डरा हुआ है। मेरा मतलब है पलाश के लिए, उसके लिए सबसे कठिन होगा। तुम तो आखिरकार हंसमुख विधुर बनोगे। मैं हंसमुख नहीं बनूंगा, मैंने बीच में टोका। तुम बनोगे, गॉड डैम इट। मैं चाहती हूं कि तुम हंसमुख रहो। ठीक है? ठीक है। ठीक है। यह लगभग 1 महीने बाद की बात है, रात के खाने के तुरंत बाद। वह अब भी खाना बना रही थी। उसने इस पर जोर दिया हुआ था। मैं आखिरकार उसे मना पाया था कि मुझे सफाई करने दे। हालांकि वह इस पर मुझे ताने देती थी कि यह मर्दों का काम नहीं है, और मैं बर्तन समेट रहा था जबकि वह पियानो पर शोपां बजा रही थी। मैंने उसे प्रील्यूड के बीच में ही रुकते सुना और तुरंत ड्राइंग रूम में गया। वह बस वहीं बैठी थी। क्या तुम ठीक हो, शुभाश्री? मैंने पूछा, एक सापेक्ष अर्थ में। उसने जवाब में मुझसे ही एक सवाल किया। क्या तुम टैक्सी का किराया देने लायक अमीर हो? जरूर, मैंने जवाब दिया। कहां जाना है? जैसे अस्पताल। इसके बाद जो तेज हलचल हुई उसमें मुझे एहसास हो गया, यही वह पल था। शुभाश्रीनी हमारे अपार्टमेंट से बाहर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। जब वह बस बैठी रही और मैं उसके लिए कुछ चीजें जल्दी जल्दी समेट रहा था, मैं सोच रहा था उसके मन में क्या चल रहा होगा अपार्टमेंट को लेकर। मेरा मतलब, वह किस चीज को आखिरी बार देखना चाहेगी याद रखने के लिए? कुछ नहीं। वह बस स्थिर बैठी रही, शून्य में देखती हुई। अरे, मैंने कहा, कोई खास चीज साथ ले जानी है? उसने नामे सिर हिलाया, फिर जैसे बाद में याद आया हो जोड़ा, तुम। नीचे टैक्सी मिलना मुश्किल था। थिएटर का समय जो था, दरबान सीटी बजा रहा था और पागल सी आंखों वाले हॉकी रेफरी की तरह हाथ हिला रहा था। शुभाश्रीनी बस मुझ पर झुकी रही और मैं मन ही मन चाहता था कि कोई टैक्सी न मिले, वह बस यूं ही मुझ पर झुकी रहे। लेकिन आखिरकार हमें एक मिल ही गई, और हमारा ड्राइवर, हमारी किस्मत, एक बेहद खुशमिजाज किस्म का आदमी था। जैसे ही उसने माउंट साइनाई हॉस्पिटल सुना, वह पूरा किस्सा शुरू कर बैठा। घबराइए मत बच्चों, आप अनुभवी हाथों में हैं। सारस और मैं सालों से साथ काम कर रहे हैं। पीछे की सीट पर शुभाश्रीनी मुझसे लिपटी हुई थी। मैं उसके बालों को चूम रहा था। क्या यह आपका पहला है? हमारे खुशमिजाज ड्राइवर ने पूछा। शायद शुभाश्रीनी को महसूस हुआ कि मैं उस आदमी पर भड़कने वाला हूं, तो उसने धीरे से मुझसे फुसफुसाया, अच्छे बनो शांतनु, वह हमारे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। जी साहब, मैंने उससे कहा। पहला है और मेरी पत्नी ठीक महसूस नहीं कर रही, तो क्या आप कुछ सिग्नल तोड़ सकते हैं प्लीज? वह हमें पलक झपकते ही माउंट साइनाई पहुंचा गया। वह बहुत अच्छा था, दरवाजा खोलने के लिए खुद उतरा वगैरह। जाने से पहले उसने हमें हर तरह की शुभकामनाएं और खुशियां दी। शुभाश्रीनी ने उसे धन्यवाद कहा। वह अपने पैरों पर अस्थिर लग रही थी और मैं उसे उठाकर भीतर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने जोर देकर कहा, यह दहलीज नहीं, प्रेप्पी। तो हम अंदर चले और भर्ती होने की उस दर्दनाक बारीक बारीक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरे। क्या आपके पास केयर मेडिकल इंश्योरेंस या कोई और मेडिकल प्लान है? नहीं, ऐसी तुच्छ बातों के बारे में कौन सोच सकता था। हम तो बर्तन खरीदने में व्यस्त थे। बेशक शुभाश्रीनी का पहुंचना अप्रत्याशित नहीं था, पहले से अनुमान था, और अब उसकी देखरेख बर्नार्ड एकरमैन एमडी कर रहे थे, जो शुभाश्रीनी के अनुसार अच्छे इंसान थे, भले ही पूरे के पूरे ये लिए हों। उसे श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं। अभी उसे सबसे ज्यादा यही चाहिए। वह एंटी मेटाबोलाइट्स बिल्कुल नहीं चाहती। इसका क्या मतलब है? यह एक उपचार है जो कोशिकाओं के नष्ट होने की गति धीमी करता है, लेकिन जैसा शुभाश्रीनी जानती है, इसके कुछ अप्रिय दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सुनिए डॉक्टर, मुझे पता था मैं बेवजह उन्हें भाषण दे रहा हूं। शुभाश्रीनी ही बॉस है, वह जो कहे वही होगा। आप लोग बस हर संभव कोशिश करें कि उसे दर्द न हो। आप निश्चिंत रहें। मुझे परवाह नहीं कि कितना खर्च होगा डॉक्टर। मुझे लगा मैं आवाज ऊंची कर रहा हूं।
यह हफ्तों या महीनों की बात हो सकती है। खर्च भाड़ में जाए, मैंने कहा। वह मेरे साथ बहुत धैर्य से पेश आ रहे थे। सच कहूं तो मैं उन्हें दबाव में ले रहा था। मैं बस यह कह रहा था कि यह कहना मुश्किल है, वह कितने समय तक या कितना कम टिकेगी। बस याद रखिए डॉक्टर, मैंने आदेश दिया, मैं चाहता हूं उसे सबसे अच्छा मिले। प्राइवेट कमरा, खास नर्सें, सब कुछ। प्लीज, मेरे पास पैसा है। ग्रेटर कैलाश, भाग 1। नई दिल्ली से डॉक्टर हेडगेवार भवन, मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र तक 20 घंटे 20 मिनट से कम समय में गाड़ी चलाकर पहुंचना असंभव है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने इस रास्ते की चरम सीमाएं आजमा ली हैं और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी ऑटोमोबाइल, विदेशी हो या देशी, यहां तक कि स्टीयरिंग पर कोई ग्राहम हिल जैसा ड्राइवर ही क्यों ना हो, इससे तेज नहीं पहुंच सकता। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एमजी को 105 की रफ्तार तक दौड़ा दिया था। मेरे पास यह कॉर्डलेस इलेक्ट्रिक रेजर है और आप यकीन मानिए, मैंने सावधानी से शेव की और कार में ही अपनी शर्ट बदल ली संघ बिल्डिंग रोड के उन पवित्र दफ्तरों में प्रवेश करने से पहले। सुबह 8 बजे भी वहां कई प्रतिष्ठित दिखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मिस्टर चटर्जी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उनकी सेक्रेटरी, जो मुझे जानती थी, ने इंटरकॉम पर मेरा नाम बोलते समय पलक तक नहीं झपकाई। मेरे पिता ने यह नहीं कहा, उसे अंदर भेजो। इसके बजाय उनका दरवाजा खुला और वे स्वयं सामने आ गए। उन्होंने कहा, शांतनु। मैं जितना बाहरी रूप रंग पर ध्यान दे रहा था, मैंने नोटिस किया कि वे कुछ पीले लग रहे थे कि इन 3 वर्षों में उनके बाल कुछ सफेद और शायद पतले भी हो गए थे। अंदर आओ बेटे, उन्होंने कहा। मैं उनके स्वर को पढ़ नहीं पाया। मैं बस उनके दफ्तर की ओर बढ़ गया। मैं क्लाइंट की कुर्सी पर बैठ गया। हमने एक दूसरे को देखा, फिर हमारी नजरें कमरे की दूसरी चीजों पर भटक गईं। मेरी नजर उनके डेस्क पर रखी चीजों पर जा टिकी। चमड़े के केस में कैंची, चमड़े के हैंडल वाला लेटर ओपनर, मां की कई साल पुरानी तस्वीर, मेरी एक तस्वीर, एक्सेटर ग्रेजुएशन। कैसे रहे हो बेटे, उन्होंने पूछा। ठीक हूं सर, मैंने जवाब दिया। और शुभाश्री कैसी है, उन्होंने पूछा। उनसे झूठ बोलने के बजाय मैंने मुद्दे से बचते हुए, हालांकि असली मुद्दा वही था, अपने अचानक आने का कारण उगल दिया। फादर, मुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए, एक अच्छे कारण के लिए। उन्होंने मुझे देखा और शायद हल्का सा सिर हिलाया। तो, उन्होंने कहा। सर, मैंने पूछा। क्या मैं कारण जान सकता हूं, उन्होंने पूछा। मैं आपको नहीं बता सकता फादर, बस पैसे दे दीजिए प्लीज। मुझे एहसास हुआ, अगर कोई मिस्टर चटर्जी से एहसास प्राप्त कर सकता है कि वे मुझे पैसे देने वाले हैं, मुझे यह भी लगा कि वे मुझे कोई ताना नहीं देना चाहते, लेकिन वे बात करना चाहते थे। क्या जोन्स एंड मार्श में तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती, उन्होंने पूछा। मिलती है सर। मैं उन्हें बताने के लिए उकसा हुआ था कि कितनी, सिर्फ यह जताने के लिए कि यह क्लास रिकॉर्ड था, लेकिन फिर सोचा, अगर उन्हें पता है कि मैं कहां काम करता हूं तो उन्हें मेरी तनख्वाह भी पता होगी। और क्या वह भी पढ़ाती नहीं, उन्होंने पूछा। तो उन्हें सब कुछ नहीं पता। उसे वह मत कहिए, मैंने कहा। क्या शुभाश्री पढ़ाती नहीं, उन्होंने विनम्रता से पूछा। और कृपया उसे इसमें मत लाइए फादर, यह एक निजी मामला है, बहुत महत्वपूर्ण निजी मामला। क्या तुमने किसी लड़की को मुसीबत में डाल दिया है, उन्होंने पूछा। लेकिन आवाज में कोई तिरस्कार नहीं था। हां, मैंने कहा। हां सर, वही है, पैसे दे दीजिए प्लीज। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वे मेरे कारण पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे सच में जानना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, सिर्फ इसलिए, जैसा मैंने पहले कहा, ताकि हम बात कर सकें। उन्होंने अपनी डेस्क की दराज खोली और वही कॉर्डोवन चमड़े में बंधी चेकबुक निकाली, जैसा उनके लेटर ओपनर के हैंडल और कैंची के केस पर था। उन्होंने उसे धीरे धीरे खोला। मुझे तड़पाने के लिए नहीं, मेरा ख्याल है, बल्कि समय लेने के लिए, कुछ कहने लायक बातें ढूंढने के लिए, बिना खरोंच वाली बातें। उन्होंने चेक लिखना पूरा किया, उसे किताब से फाड़ा और मेरी ओर बढ़ाया। शायद मैं एक क्षण देर कर गया यह समझने में कि मुझे हाथ बढ़ाना चाहिए, तो वे झेप गए, मेरा ख्याल है। हाथ वापस खींच लिया और चेक मेज के किनारे रख दिया।
अब उन्होंने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। उनके चेहरे का भाव जैसे कह रहा था, लो बेटे, लेकिन उन्होंने सच में बस सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि मैं जाना चाहता था, बस मैं भी कुछ तटस्थ कहने लायक सोच नहीं पा रहा था। और हम यूं ही नहीं बैठे रह सकते थे, दोनों बात करना चाहते हुए भी एक दूसरे की आंखों में सीधा देखने में असमर्थ। मैं झुका और चेक उठा लिया। हां, उस पर 5,000 रुपये लिखा था, हस्ताक्षर प्रदीप चटर्जी। वह पहले ही सूख चुका था। मैंने उसे सावधानी से मोड़ा और अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, फिर उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। कम से कम मुझे इतना तो कहना चाहिए था कि मेरी वजह से नागपुर के बड़े बड़े गणमान्य लोग, शायद दिल्ली से भी, उनके बाहरी दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं, और फिर भी अगर हम एक दूसरे से और बात करना चाहें तो मैं आपके दफ्तर में रुक सकता हूं फादर, और आप अपना लंचन प्लान रद्द कर देंगे, वगैरह। मैं आधा खुला दरवाजा पकड़े खड़ा रहा, हिम्मत जुटाई, उनकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद फादर। पलाश मुखर्जी को यह खबर देने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आई, और कौन देता। जैसा मुझे डर था वैसा वह बिखर नहीं गया, बल्कि शांतिपूर्वक गुवाहाटी वाले घर को बंद करके हमारे अपार्टमेंट में आकर रहने लगे। हम सबके अपने अपने ढंग होते हैं दुख से निपटने के। पलाश का तरीका था सफाई करना, धोना, रगड़ना, चमकाना। मैं सच में उसके सोचने का तरीका नहीं समझता, लेकिन भगवान के लिए उसे काम करने दो। क्या वह इस ख्वाब को संजोए हुए है कि शुभाश्री घर लौट आएगी? है ना बेचारा, इसलिए तो वह सफाई कर रहा है। वह चीजों को जैसी हैं वैसी मानने को तैयार ही नहीं। वह मुझसे यह कभी नहीं मानेगा, लेकिन मुझे पता है यह उसके मन में है, क्योंकि यह मेरे मन में भी है। जब वह अस्पताल में भर्ती हो गई तो मैंने बूढ़े मिस्टर जोनस को फोन करके बता दिया कि मैं काम पर क्यों नहीं आ पाऊंगा। मैंने दिखावा किया कि मुझे फोन जल्दी काटना है, क्योंकि मुझे पता था कि वे दुखी थे और कुछ कहना चाहते थे जो वे कह नहीं सकते थे। उसके बाद से दिन बस 2 हिस्सों में बंट गए, मुलाकात के घंटे और बाकी सब। और बाकी सब दरअसल कुछ भी नहीं था। बिना भूख के खाना, पलाश को अपार्टमेंट साफ करते देखना फिर से, और डॉक्टर एकरमैन की दी हुई दवा के बावजूद न सो पाना। एक बार मैंने पलाश को खुद से बुदबुदाते सुना, मैं इसे ज्यादा देर तक सह नहीं सकता। वह बगल के कमरे में था, हमारे डिनर के बर्तन हाथ से धो रहा था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, मैं सह सकता हूं। जो भी ऊपर बैठा यह सब चला रहा है, मिस्टर सुप्रीम बीइंग, सर जारी रखो, मैं इसे अनंत समय तक सह सकता हूं, क्योंकि शुभाश्री शुभाश्री है। उस शाम उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। वह अपने पिता से मर्द की तरह बात करना चाहती थी। ये मीटिंग सिर्फ असमिया मूल के बंगालियों के लिए है। उसने कहा, तकियों जितनी सफेद दिखती हुई। तो दफा हो जाओ चटर्जी। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। मैंने दरवाजे तक पहुंचते ही उसने कहा। मैं लाउंज में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पलाश बाहर आया। वह कहती है, अंदर आओ। उसने भारी आवाज में फुसफुसाया, जैसे भीतर से बिल्कुल खोखला हो गया हो। मैं सिगरेट लेने जा रहा हूं। दरवाजा बंद करो, उसने आदेश दिया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने आज्ञा मानी, धीरे से दरवाजा बंद किया, और जब वापस उसके बिस्तर के पास बैठने लगा तो उसे पूरी तरह देखा। मेरा मतलब उसकी दाहिनी बांह में लगी ट्यूबें, जिन्हें वह कंबल के नीचे रखती थी। मुझे हमेशा उसके बहुत पास बैठकर सिर्फ उसका चेहरा देखना पसंद था, जो चाहे जितना पीला हो, उसकी आंखें अब भी चमकती थीं। तो मैं जल्दी से बहुत पास बैठ गया। दर्द नहीं होता शान, सच में। ये ऐसे है जैसे धीमी गति में किसी चट्टान से गिरना, पता है? मेरे पेट के भीतर कुछ हिला, कोई आकारहीन चीज जो गले तक आकर मुझे रुला देती। लेकिन मैं नहीं रोने वाला था। मैं कभी नहीं रोता। मैं सख्त आदमी हूं, समझे? मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन अगर मैं रोने वाला नहीं हूं तो मैं बोल भी नहीं सकता। इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया। बकवास। तुम्हें चट्टान से गिरने के बारे में क्या पता? प्रेप्पी, तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं गिरे। गिरा था, मैंने कहा, आवाज वापस पाते हुए। जब मैं तुमसे मिला था। हाँ। ओह, व्हाट अ फॉलिंग ऑफ वाज देयर। किसने कहा था? पता नहीं, मैंने जवाब दिया। शेक्सपियर। हाँ, पर कौन?
मुझे याद नहीं कौन सा नाटक भी। मैं रेडक्लिफ गई थी, मुझे याद होना चाहिए। मुझे कभी सारे मोजार्ट कोकिल नंबर याद थे। बड़ी बात, मैंने कहा। बिल्कुल थी। उसने कहा, फिर माथा सिकोड़ते हुए पूछा, सी माइनर पियानो कॉन्सर्टो का नंबर क्या है? मैं देख लूंगा, मैंने कहा। मुझे ठीक पता था कहाँ, अपार्टमेंट में, पियानो के पास वाली शेल्फ पर। मैं देखूंगा और उसे कल सबसे पहले बता दूंगा। मुझे पता था। सुनो, मैंने बोगाट अंदाज में कहा, क्या तुम संगीत की बात करना चाहती हो? क्या तुम अंतिम संस्कार की बात करना पसंद करोगे? नहीं, मैंने कहा बीच में टोकने का अफसोस करते हुए। मैंने पलाश से बात कर ली है। सुन रहे हो शान? मैं मुंह फेर चुका था। हाँ, सुन रहा हूं शुभाश्री। मैंने उससे कहा कि वह हिंदू रीति से अंत्येष्टि रख सकता है। तुम ठीक है कह दोगे? ठीक? ठीक, मैंने कहा। ठीक, उसने दोहराया। और फिर मुझे हल्का सा सुकून हुआ, क्योंकि अब जो भी बात होगी उससे बेहतर ही होगी। मैं गलत था। सुनो शांतनु, शुभाश्री ने कहा गुस्से वाली आवाज में, भले धीमी। शांतनु, तुम्हें बीमार होना बंद करना होगा। मैं? तुम्हारे चेहरे का वह अपराध बोध वाला भाव, वह बीमार है। ईमानदारी से मैंने अपना चेहरा बदलने की कोशिश की, लेकिन मेरे चेहरे की मांसपेशियां जैसे जम गई थीं। यह किसी की गलती नहीं है, तुम प्रेप्पी हरामी। खुद को दोष देना बंद करोगे? मैं उसे देखते रहना चाहता था, कभी आंखें न हटाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे नजरें झुकानी पड़ी। मुझे शर्म आ रही थी कि अब भी शुभाश्री मेरा मन इतनी साफ पड़ रही थी। सुनो, यही एक बात है जो मैं तुमसे मांग रही हूं शान। बाकी मुझे पता है तुम ठीक रहोगे। मेरे भीतर वही चीज फिर हिलने लगी, इसलिए मैं ठीक शब्द भी नहीं बोल पाया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। पेरिस भाड़ में जाए, उसने अचानक कहा। क्या? पेरिस और संगीत और वह सब बकवास जो तुम सोचते हो कि तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे परवाह नहीं, हरामी। क्या तुम यह मान नहीं सकते? नहीं, मैंने सच सच कहा। तो दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें अपने मौत के बिस्तर के पास नहीं चाहती। वह सच कह रही थी। मुझे पता चल जाता था जब शुभाश्री सच में कुछ कहती थी, इसलिए मैंने रुकने की अनुमति एक झूठ बोलकर खरीदी। मैं मानता हूं, मैंने कहा। अब ठीक है, अब एक काम करोगे? मेरे भीतर कहीं से एक भयानक लहर उठी, मुझे रुलाने की, लेकिन मैंने रोक लिया। मैं नहीं रोऊंगा। मैंने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि मैं उसका कोई भी काम करने को तैयार हूं। मुझे बहुत कसकर पकड़ोगे? मैंने उसका बांह पकड़ा। हे भगवान, कितनी पतली, और हल्का सा दबाया। नहीं शांतनु, सच में पकड़ो, मेरे पास आकर। मैं बहुत बहुत सावधानी से ट्यूबों वगैरह का ध्यान रखते हुए बिस्तर पर उसके साथ लेट गया और उसे बाहों में भर लिया। थैंक्स शान। यही उसके आखिरी शब्द थे। हाँ, यही उसके आखिरी शब्द थे। पलाश मुखर्जी सोलेरियम में था, अपनी न जाने कितनीवीं सिगरेट पीते हुए जब मैं वहां पहुंचा। पलाश, मैंने धीरे से कहा। हाँ, उसने ऊपर देखा और मुझे लगता है उसे पहले ही पता चल गया था। उसे साफ तौर पर किसी शारीरिक सांत्वना की जरूरत थी। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे डर था कि वह रो पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं नहीं रोऊंगा, रो ही नहीं सकता। मेरा मतलब, मैं उस सब से आगे निकल चुका था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। काश, वह बुदबुदाया। काश मैंने नहीं। वह वहीं रुक गया और मैं इंतजार करता रहा। आखिर जल्दी किस बात की थी? काश मैंने शुभाश्री से तुम्हारे लिए मजबूत रहने का वादा न किया होता, और अपने उस वादे को निभाने के लिए उसने मेरा हाथ बहुत हल्के से थपथपाया। लेकिन मुझे अकेला रहना था, हवा में सांस लेने के लिए, शायद टहलने के लिए। नीचे अस्पताल की लॉबी बिल्कुल शांत थी। मुझे सिर्फ लिनोलियम फर्श पर अपनी एड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। शांतनु, मैं रुक गया। वह मेरे पिता थे। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी महिला को छोड़कर वहां हम बिल्कुल अकेले थे। सच तो यह है कि उस वक्त दिल्ली में जाग रहे गिने चुने लोगों में हम भी थे। मैं उनका सामना नहीं कर पाया। मैं सीधे घूमते दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल वह बाहर मेरे बगल में खड़े थे। शांतनु, उन्होंने कहा, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। बहुत ठंड थी, जो एक तरह से अच्छा था, क्योंकि मैं सुन्न था और कुछ महसूस करना चाहता था।
मेरे पिता मुझसे बोलते रहे और मैं वहीं खड़ा रहा, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर पड़ने देता हुआ। जैसे ही मुझे पता चला, मैं कार लेकर निकल पड़ा। मैं अपना कोट भूल आया था। ठंड अब मुझे चुभने लगी थी। अच्छा शांतनु, मेरे पिता ने व्याकुल होकर कहा, मैं मदद करना चाहता हूं। शुभाश्री मर चुकी है, मैंने उनसे कहा। मुझे अफसोस है, उन्होंने स्तब्ध फुसफुसाहट में कहा। पता नहीं क्यों मैंने वही दोहराया जो मैंने बहुत पहले उस खूबसूरत लड़की से सीखा था, जो अब मर चुकी थी। प्यार का मतलब है कभी मुझे अफसोस है कहना ना पड़े। और फिर मैंने वह किया जो मैंने उनकी मौजूदगी में कभी नहीं किया था। उनकी बाहों में तो बिल्कुल नहीं। मैं रो पड़ा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।